12 मई 2026। आज सुबह जब मैंने पत्रिका अखबार का मुख्य पृष्ठ देखा तो एक पल के लिए लगा कि ये कोई साधारण राजनीतिक खबर नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये जो खबर है ना, ये एक पूरे राज्य के दशकों पुराने राजनीतिक भूगोल के पलटने की गवाही दे रही है। असम के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा का लगातार दूसरा कार्यकाल और उनका शपथ ग्रहण समारोह। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी घटनाक्रम की परतों को खोलेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूँ इस पर बात करने के लिए। हाँ, और इस विश्लेषण में गहराई तक जानने से पहले मुझे लगता है हमारे उद्देश्य को स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारी चर्चा है ये किसी भी राजनीतिक विचारधारा, पार्टी या कह लें किसी व्यक्ति का समर्थन या विरोध करने के लिए बिल्कुल नहीं है। सही बात है। पत्रिका के इस विस्तृत रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं, जो चुनाव परिणाम के आंकड़े हैं, हम उनका पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हमारा ध्यान बस इस बात पर होगा कि इन घटनाओं के पीछे की व्यवस्था और रणनीतियां कैसे काम करती हैं। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए शुरुआत परिणामों के आकार से ही करते हैं। पत्रिका की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक बड़ा दिलचस्प ख्याल आया। अच्छा, क्या ख्याल? अगर इसे सिनेमा की भाषा में कहें ना, तो ये चुनाव परिणाम किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस सीक्वल की तरह लग रहा है जिसका ओपनिंग डे कलेक्शन, यानी जो जनता का जनादेश है, वो पहली फिल्म से भी कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ है। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक बैठती है यहाँ, है ना? क्योंकि अक्सर राजनीति में हमने देखा है कि सरकार को सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जनादेश पहले से भी बड़ा है। तो सवाल यही है कि इस सीक्वल में ऐसा क्या खास है जो इसे असम के इतिहास में इतना ऐतिहासिक बना रहा है? इस बदलाव को या कहिए इस ऐतिहासिक नतीजे को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस शपथ ग्रहण समारोह के स्केल को, उसके पैमाने को देखना होगा। जी। रिपोर्ट के अनुसार गुवाहाटी का जो खानापाड़ा वेटनरी कॉलेज मैदान है, वहां सुबह ठीक 11:40 पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ। हाँ, 11:40 पर। हाँ, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ दिलाई। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान खींचने वाला आंकड़ा है वो है मैदान में मौजूद भीड़। बिल्कुल। भारी सुरक्षा के बीच वहां 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। 1 लाख? अरे बाप रे, 1 लाख लोग एक शपथ ग्रहण में? जी हाँ, और सिर्फ भीड़ ही नहीं, मंच पर देखिए कौन कौन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और शायद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे ना, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था। बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित एनडीए शासित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। 1 लाख लोगों की भीड़ और दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वहां पहुंचना, मतलब ये सब देखकर एक सीधा सा सवाल जहन में आता है, चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, तो फिर इतने बड़े स्तर पर संसाधनों का इस्तेमाल करके ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? मतलब क्या ये किसी कॉर्पोरेट मर्जर इवेंट जैसा नहीं लग रहा जहां सारे नेशनल हेड और रीजनल हेड एक साथ मंच पर हों? हाँ, देखने में ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो क्या ये सिर्फ एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज है? मतलब इतनी भीड़ और इतने नेताओं की मौजूदगी कहीं सिर्फ एक दिखावा तो नहीं? क्योंकि सरकार तो किसी राजभवन के बंद कमरे में भी शपथ ले सकती थी ना। देखिए, सतह से देखने पर किसी को भी ये महज एक ग्रैंड इवेंट मैनेजमेंट लग सकता है, लेकिन अगर हम राजनीति के विज्ञान को समझें, जी, विशेषकर असम के संदर्भ में, तो इसे हम एक मनोवैज्ञानिक विजय कह सकते हैं। ये उसका प्रमाण है। मनोवैज्ञानिक विजय मतलब जी, कोई साधारण जीत नहीं है। अगर हम असम का राजनीतिक इतिहास देखें तो आजादी के बाद से दशकों तक वहां कांग्रेस का ही एक क्षेत्र वर्चस्व रहा है। सही बात है। राज्य की हर पंचायत, हर जिले में दशकों तक एक ही पार्टी का ढांचा काम करता था। ये पहली बार है जब कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा है। अच्छा, तो ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो असल में उस पुराने ढांचे को ये संदेश देने के लिए है कि अब सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल चुका है। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। जब 1 लाख लोग एक मैदान में जुटते हैं और देश का शीर्ष नेतृत्व उस मंच पर होता है, तो वो संदेश सिर्फ गुवाहाटी शहर तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल, वो संदेश असम के सबसे दूर दराज के गांवों तक, हर गली तक जाता है कि दशकों पुराना जो सत्ता का केंद्र था वो पूरी तरह से विस्थापित हो चुका है। ये तो विपक्ष के मनोबल पर भी असर डालता होगा। बिल्कुल डालता है।
ये राज्य की राजनीतिक चेतना में एक बहुत गहरे ढांचागत बदलाव की मोहर है। तो हम कह सकते हैं कि ये भीड़ सिर्फ कोई जश्न नहीं मना रही है, ये एक न्यू नॉर्मल की घोषणा कर रही है। सच में ये एक बहुत ही अहम नजरिया है सोचने का, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से पूरे राज्य के माहौल को ही बदल देना। जी, लेकिन देखिए, ये जो आत्मविश्वास है, ये सिर्फ हवा में तो नहीं बनता ना। इसके पीछे जरूर चुनाव के कुछ ठोस नतीजे रहे होंगे। बिल्कुल, बिना जनादेश के तो ये संभव ही नहीं है। अगर हम पत्रिका की रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें, तो जो 126 सदस्यों वाली विधानसभा है, उसमें एनडीए गठबंधन को 102 सीटें मिली हैं। इसे रिपोर्ट में प्रचंड बहुमत या कहिए 3/4 बहुमत कहा गया है। मतलब 126 में से 102 सीटें जीतना किसी भी लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस आंकड़े की थोड़ी और गहराई में जाएं तो एक बड़ा ही दिलचस्प गणित सामने आता है। कैसा गणित? देखिए, इन 102 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 82 सीटें जीती हैं। 82 सीटें अकेले? जी। और असम विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का जादुई आंकड़ा चाहिए, वो सिर्फ 64 है। 64 चाहिए और मिले 82? हाँ, इसका सीधा अर्थ यह है कि जो मुख्य सत्ताधारी दल है, वो अपने दम पर ही पूर्ण बहुमत से बहुत आगे निकल चुका है। यहीं पर मुझे एक बड़ी भारी प्रशासनिक और राजनीतिक उलझन दिखती है। क्या उलझन? मतलब अगर बीजेपी के पास अकेले 82 सीटें हैं और उन्हें सरकार बनाने के लिए सिर्फ 64 की जरूरत है, तो फिर क्षेत्रीय सहयोगियों को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है ना? इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि असम गण परिषद यानी एजीपी ने 10 सीटें जीती हैं और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने बोडोलैंड क्षेत्र में शानदार वापसी करते हुए 10 सीटें निकाली हैं। जी बिल्कुल। तो जब मुख्य पार्टी के पास अकेले संख्या बल पूरा है, तो क्या इन क्षेत्रीय दलों को साथ रखना किसी बड़ी मशीन में लगे छोटे स्पेशलाइज्ड गियर्स की तरह है, जिनके बिना शायद मशीन सुचारू रूप से चल नहीं सकती? देखिए, आपने जो ये स्पेशलाइज्ड गियर्स का उदाहरण दिया ना, जी, ये यहाँ एकदम परफेक्ट बैठता है। अच्छा। बिल्कुल। एक बड़ी मशीन के पास चाहे कितनी भी हॉर्स पावर हो, अगर उसके वो छोटे गियर्स सही से काम ना करें या आपस में ना जुड़ें, तो मशीन अपनी दिशा खो देती है। असम की जो डेमोग्राफी है यानी जनसांख्यिकी, वो पूरे भारत में सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। हाँ, वहाँ बहुत विविधता है। जी, वहाँ मैदानी इलाके हैं, चाय के बागान हैं, पहाड़ी जनजातियां हैं और बोडोलैंड जैसे ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त क्षेत्र हैं। बिल्कुल। तो 82 सीटें आपको विधानसभा में कोई भी कानून पास करने की शक्ति तो दे देती हैं, जी, लेकिन राज्य को जमीन पर बिना किसी घर्षण के चलाने की शक्ति नहीं देती। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बोडोलैंड और बाकी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के बिना जमीनी स्तर पर प्रशासन चलाना या नीतियां लागू करना मुश्किल हो जाता? एकदम मुश्किल हो जाता। अब बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ का ही उदाहरण ले लीजिए। बोडोलैंड क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास रहा है। वहां लंबे समय तक संघर्ष और पहचान की राजनीति चली है। जी, हमने देखा है वो दौर। तो जब बीपीएफ के 10 विधायक सरकार का हिस्सा बनते हैं, तो उस पूरे क्षेत्र की जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से ये महसूस होता है कि सत्ता के केंद्र में उनकी आवाज सुनी जा रही है। उन्हें अलग थलग महसूस नहीं होता। बिल्कुल। इसी तरह असम गण परिषद जो एजीपी है, वो राज्य के कई हिस्सों में मूल असमिया उपराष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा। तो संख्याबल होने के बावजूद इन दलों को साथ रखने का अर्थ ये है कि सरकार राज्य के हर भाषाई और सांस्कृतिक हिस्से को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर रखना चाहती है। ये सिर्फ एक संख्या का मॉडल नहीं है, बल्कि एक समावेशी प्रशासन यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस का मॉडल है। ये बात प्रशासन की उस पूरी जटिलता को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर देती है। मतलब सिर्फ चुनाव जीतकर सरकार बनाना काफी नहीं है, उस प्रशासनिक मशीनरी को राज्य के हर कोने में सुचारू रूप से पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। और जब इस प्रशासनिक मशीनरी की बात होती है ना, तो मेरा सीधा ध्यान पत्रिका के रिपोर्ट के उस हिस्से पर जाता है जहां नई कैबिनेट की वास्तुकला या कह ले कैबिनेट के डिजाइन की बात की गई है। वो बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, क्योंकि 102 सीटों वाले इतने बड़े जनादेश के बाद अमूमन ये उम्मीद की जाती है कि मंत्रियों की एक लंबी चौड़ी फौज शपथ लेगी। हाँ, अक्सर बड़े जनादेश के बाद क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने के लिए हम देखते हैं कि कई दर्जन मंत्री एक साथ मंच पर शपथ लेते हैं। राजनीति में एक आम चलन है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ ना। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ शुरुआत में सिर्फ 4 मंत्रियों ने शपथ ली। मतलब केवल 4। जी, सिर्फ 4। 102 विधायकों में से इतने छोटे समूह का चयन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब एक तरफ तो राज्य में तेज गति और आक्रामक विकास की बात हो रही है और दूसरी तरफ
नए और युवा चेहरों की बजाय पूरी तरह से पुराने और स्थापित नामों को चुना गया है। जैसे रिपोर्ट में बताया गया है, अजंता नियोग और रामेश्वर तेली बीजेपी से, अतुल बोरा जो एजीपी के अध्यक्ष हैं और चरण बोरो बीपीएफ के प्रतिनिधि जी। और साथ ही जो वरिष्ठ नेता हैं रंजीत कुमार दास, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ नया और तेज करना ही है तो नई ऊर्जा वाले युवा विधायकों को आगे क्यों नहीं लाया गया? इन 4 पुराने चेहरों में ऐसा क्या खास है? क्या ये किसी फिल्म के टीजर ट्रेलर कास्ट की तरह है? देखिए, ये जो टीजर कास्ट है ना, ये चयन बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है कि ये सरकार अगले 5 साल कैसे काम करने वाली है। कैसे? जब कोई राज्य एक आक्रामक विकास के चरण में प्रवेश करने की तैयारी करता है तो उसे प्रयोग करने के लिए नए चेहरों की नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को अंदर से जानने वाले अनुभवी रणनीतिकारों की आवश्यकता होती है। अच्छा। आप इन 4 नामों को ध्यान से देखिए। इनमें एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन दिखाई देता है। सबसे पहले अजंता नियोग जी का नाम लें। रिपोर्ट में लिखा है कि वो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला विधायक हैं। बिल्कुल, और वो पूर्व में वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। तो वित्त मंत्री रहने का अनुभव यहाँ इतना अहम क्यों हो जाता है, मतलब पहले ही दिन शपथ लेने के लिए? क्योंकि देखिए, जब आपको बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचा तैयार करना है, बड़े प्रोजेक्ट्स लाने हैं, नई नीतियां लागू करनी है, तो राज्य के खजाने और बजट आवंटन की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। सही बात है। उनका वहां होना सरकार के लिए प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव की एक गारंटी देता है, और साथ ही वो महिला प्रतिनिधित्व का एक बहुत मजबूत संदेश भी देती हैं। जी। और रामेश्वर तेली? अब रामेश्वर तेली की बात करें तो वे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हाँ। उनकी राज्य की राजनीति में वापसी ये सुनिश्चित करती है कि असम सरकार की कैबिनेट में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो दिल्ली की नौकरशाही और केंद्र सरकार के मंत्रालयों से काम निकलवाना बहुत अच्छी तरह जानता है। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे वो। बिल्कुल। और सहयोगी दलों के जो 2 मंत्री हैं, उनका पहले ही दिन शपथ लेना क्या दर्शाता है? वो गठबंधन धर्म के प्रति स्पष्ट सम्मान है। अतुल बोरा अपनी पार्टी एजीपी के शीर्ष नेता हैं और चरण बोरो बीपीएफ का बहुत अहम चेहरा है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री ने अपने 82 विधायकों की लंबी कतार को थोड़ा इंतजार करने के लिए कह दिया, लेकिन सहयोगियों को पहले ही दिन से सत्ता के केंद्र में जगह दी। मतलब ये कोई आम मंत्री नहीं है? नहीं। तो ये जो 4 लोगों की टीम है, ये केवल मंत्री नहीं है, ये वित्त, केंद्र राज्य संबंध और क्षेत्रीय संतुलन को संभालने वाले कोर ग्रुप हैं। एक प्रशासनिक कोर ग्रुप। और रंजीत कुमार दास को स्पीकर बनाना वो इसलिए क्योंकि 102 विधायकों का इतना बड़ा दल है। विधानसभा के भीतर उस विशाल दल का प्रबंधन एक अनुशासित तरीके से हो सके, इसके लिए उन जैसे वरिष्ठ नेता का वहां होना जरूरी है। ये सचमुच एक बहुत ही सोची समझी और रणनीतिक वास्तुकला है। जी। अब जब ये कोर ग्रुप तैयार हो गया है तो उनका पहला कदम क्या था? पत्रिका की रिपोर्ट एक बड़ी दिलचस्प बात बताती है। क्या? कि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद बिना कोई समय गवाए मुख्यमंत्री ने नए कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। हाँ, तुरंत बाद। ये जो गति है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। बिल्कुल। देखिए, जब सरकारें इस तरह की गति दिखाती हैं तो ये राज्य की नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को एक सीधा संदेश होता है। कैसा संदेश? कि भाई, चुनावी खुमारी अब खत्म हो चुकी है, जश्न पूरा हो गया, अब जमीन पर डिलीवरी का समय शुरू हो गया है। और इसी पहली कैबिनेट बैठक के संदर्भ में मुख्यमंत्री का एक बयान बहुत चर्चा में आ गया है। जी। और सच कहूं तो इसी बयान ने मेरे दिमाग में इस पूरे विश्लेषण का सबसे तीखा सवाल खड़ा किया है। अच्छा, कौन सा बयान? उन्होंने कहा कि उनका पिछला जो 5 साल का पहला कार्यकाल था वो सिर्फ एक ट्रेलर था। ट्रेलर था। हाँ। और अगले 5 वर्षों के लिए उन्होंने आक्रामक विकास की दिशा में बढ़ने का वादा किया है। जी। अब यहाँ एक बहुत गहरी उलझन है। मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री अपने ही पिछले 5 साल के काम को सिर्फ एक ट्रेलर बता रहा है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि पिछले कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ सत्ता पर था? क्या असल में कोई बुनियादी काम हुआ ही नहीं था जो उसे सिर्फ ट्रेलर कहा जा रहा है? देखिए, प्रशासनिक और राजनीतिक शब्दावली में ट्रेलर शब्द का इस्तेमाल अक्सर पिछली नाकामियों को छिपाने के लिए नहीं किया जाता। तो फिर किस लिए? ये असल में आने वाले समय के लिए जनता की जो उम्मीदें हैं उनकी छत को और ऊंचा करने के लिए किया जाता है। अच्छा। पहले कार्यकाल में सरकारें अक्सर जमीन तैयार करती हैं, व्यवस्था को समझती हैं, योजनाएं बनाती हैं और लोगों का भरोसा जीतती हैं। लेकिन
असली मुद्दा उनके बयान के उस दूसरे हिस्से में छिपा है, जहां उन्होंने आक्रामक विकास या एग्रेसिव डेवलपमेंट पुश की बात की है। हाँ, यही शब्द आक्रामक विकास। प्रशासन की भाषा में ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। तो फिर जमीनी स्तर पर इस आक्रामक विकास का मतलब क्या होता है? मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि कहीं बुलडोजर चलाना या फिर आम जनता के लिए ऐसे कड़े और अलोकप्रिय फैसले लेना जो शायद पहले टाल दिए गए हों? काफी हद तक हाँ। देखिए, जब किसी सरकार को 126 में से 102 सीटों का ऐसा प्रचंड बहुमत मिलता है ना, और वो भी लगातार दूसरी बार, तो वो सरकारें एक विशेष प्रकार के प्रशासनिक आत्मविश्वास से भर जाती हैं। आत्मविश्वास मतलब उन्हें अब कोई डर नहीं रहता। बिल्कुल, गठबंधन टूटने का कोई डर नहीं होता। विधानसभा में हर छोटे बड़े बिल को पास कराने के लिए विधायकों को खुश करने की या मोलभाव करने की मजबूरी नहीं होती। हाँ, क्योंकि नंबर तो उनके पास पहले से हैं। एकदम सही। ऐसे में सरकारें उन संरचनात्मक बदलावों की तरफ यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ती हैं, जिन्हें आमतौर पर राजनीतिक नुकसान के डर से टाल दिया जाता था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि कौन से बदलाव? थोड़ा उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल। इसमें जैसे भूमि अधिग्रहण के सख्त नियम लागू करना हो सकता है, ताकि बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन आसानी से मिल सके। अच्छा। या फिर राज्य की जो पुरानी और लगातार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां हैं, उनका निजीकरण करना। या ऐसा भी हो सकता है कि कल्याणकारी योजनाओं के बजट को थोड़ा कम करके उस पैसे को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाए। लेकिन ऐसे फैसले तो जनता को नाराज भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे फैसले किसी चुनावी साल में लेना आत्मघाती माना जाता है। हाँ, सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, जब आपके पास अगले 5 साल का एक बिल्कुल स्पष्ट और बिना किसी रुकावट वाला रनवे मौजूद है, तो ये जो 102 सीटों का विशाल जनादेश है, ये आपको ऐसे कड़े आर्थिक और प्रशासनिक फैसले लागू करने की राजनीतिक वैधता प्रदान कर देता है। आक्रामक विकास का असली मतलब यही है, व्यवस्था की पुरानी परतों को तेजी से और सख्ती से बदलना, बिना किसी राजनीतिक हिचकिचाहट के। बाप रे, ये विश्लेषण तो इस पूरी घटना के अर्थ को एकदम आईने की तरह साफ कर देता है। मतलब बात केवल उस भीड़ की नहीं है या उन चेहरों की नहीं है, बल्कि उन चेहरों के पीछे जो नीतियां बनने वाली हैं, वो राज्य का भविष्य तय करेंगे। बिल्कुल, नीतियां ही सबसे अहम हैं। चर्चा के निष्कर्ष पर आए तो पत्रिका की इस 12 मई 2026 की रिपोर्ट से हमें असम की राजनीति के इस नए अध्याय की एक बहुत ही साफ तस्वीर मिल जाती है। एक ऐसा शपथ ग्रहण समारोह जिसने दशकों पुरानी जो एक राजनीतिक परंपरा थी उसके अंत पर मोहर लगा दी है। 126 में से 102 सीटों का वो प्रचंड जनादेश जिसने 82 सीटों वाली एक पार्टी को पूरी तरह आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन फिर भी एक समावेशी प्रशासन के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों को पूरी अहमियत के साथ रखा गया। एकदम सही कहा आपने। और इसके साथ ही हमने उस सदी हुई कैबिनेट वास्तुकला को भी डिकोड किया, जहां केवल संख्या नहीं बल्कि अनुभव और केंद्र राज्य संबंधों को प्राथमिकता दी गई। जी। और अंततः आक्रामक विकास का वो वादा जो स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में असम बड़े और कड़े प्रशासनिक सुधारों का गवाह बन सकता है। ये सब कुछ हमने केवल जो उपलब्ध तथ्य और पत्रिका के आंकड़े थे उनके आधार पर निष्पक्ष रूप से समझा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में इन सभी स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही गहरा और मैं कहूंगी विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा सवाल? वो ये कि जब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी गठबंधन को 126 में से 102 सीटों जैसा इतना विशाल 3/4 बहुमत मिल जाता है जी, और वे अपने पिछले कामों को महज एक ट्रेलर बताते हुए आक्रामक बदलाव की बात करते हैं, तो उस व्यवस्था में संतुलन कैसे कायम रहता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण ढांचागत सवाल है ना? क्या इतना बड़ा जनादेश सचमुच विकास की गति को बेहिसाब बढ़ा देता है क्योंकि फैसले लेने में कोई राजनीतिक रुकावट नहीं होती? या फिर सत्ता की इस असीम ताकत के बीच एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो सबसे जरूरी तत्व है, यानी विपक्षी आवाजों और विरोध के अधिकारों का होना, कहीं उनके हाशिए पर धकेल दिए जाने का जोखिम पैदा हो जाता है? ये यकीनन एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिस पर हर नागरिक को आगे विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यही विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा को सुनने और इस जटिल राजनीतिक ढांचे को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह तथ्यों की गहराई में उतरकर नई चीजें सीखते रहें।